बहुत दिनों से दबंग चुड़ैल बड़े आराम से अपनी जिंदगी काट रही थी। गांव में भी सुख शांति थी और जंगल में भी। तभी एक दिन इंस्पेक्टर खेकड़ा बड़े उदास और दुखी होकर दबंग चुड़ैल के पास आता है। तुम तो बड़ी फुर्ती से काम करते हो इंस्पेक्टर खेकड़ा, फिर आज ऐसे मायूस क्यों हो रखे हो? सब ठीक तो है ना? तुम्हारे परिवार में तो सब ठीक है ना? एक बड़ा ही पेचीदा केस है और जिसका वो केस है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसकी पत्नी और बच्चे के साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत ही नहीं है और ना उसकी पत्नी के पास। तुम तो इंस्पेक्टर खेकड़ा हो, पहले वाले केकड़ा बन जाओ और जाकर उस पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे पकड़ लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और तुम्हें तो पता ही है, ये जालसाजी वाले काम मैंने कब के छोड़ दिए हैं और वैसे भी केस की आखिरी पैरवी है। देखो कोर्ट में क्या फैसला होता है। क्या तुम सिर्फ मुझे यही बताने के लिए आए हो? तुम तो समझदार हो, तुम्हें तो पता है मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। क्या कुछ हो सकता है। मेरे दोस्त के बड़े भाई पवन ने उसकी हत्या कर दी है और उसकी बीवी बच्चों को कुछ नहीं दे रहा है। ये बेचारी औरत अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर दर दर भटक रही है। तुम कुछ करो दबंग चुड़ैल। तुम अगर यहाँ तक आए हो और मेरी मदद मांग रहे हो तो तुम्हें पता है दबंग चुड़ैल कभी भी किसी को मना नहीं करती है। जहां तक मुझसे हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। इंस्पेक्टर खेकड़ा दबंग चुड़ैल को सारी जानकारियां दे देता है और वहां से चला जाता है। दबंग चुड़ैल एक चिड़िया में बदल जाती है और उड़ते उड़ते पवन के घर पहुंच जाती है। उस समय पवन अपनी पत्नी से बात कर रहा था। देख लो, सब कुछ सोच समझ कर किया है ना, कोई सबूत तो नहीं छोड़ा। कितनी बार कहा है, दीवारों के भी कान होते हैं। चुपचाप होकर बैठ जाओ। मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें पता है ना कि मैं कोई भी काम कितनी सफाई से करता हूँ। वो तो मैं जानती ही हूँ, पर कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। दबंग चुड़ैल उनकी बात सुनने के बाद वहां से उड़कर वापस पेड़ पर आ जाती है। ये दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। मैं चाहूं तो उसे मारपीट कर कुछ भी कहलवा सकती हूँ, लेकिन कोर्ट में अगर उसने फिर झूठ बोल दिया तो अच्छा नहीं होगा। मेरे दोस्त ने मदद मांगी है, मदद तो मैं उसकी जरूर करूंगी। चलो पहले ऐसे करती हूँ कि उस औरत से मिल लेती हूँ। दबंग चुड़ैल इंस्पेक्टर खेकड़ा की बताई हुई जगह पर चली जाती है। वहां पर मधु नाम की एक औरत अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी। अचानक से चुड़ैल को देखकर वो घबरा जाती है और बेटी को लेकर भागने लगती है। अरे ये बेचारी तो डर गई, मैं तो अपना रूप बदलना ही भूल गई। घबराओ नहीं, मुझे इंस्पेक्टर खेकड़ा ने तुम्हारे पास भेजा है। मेरा नाम दबंग चुड़ैल है। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। एक चुड़ैल को इंस्पेक्टर रूप में नाचते हुए देखकर मधु को यकीन हो जाता है कि इंस्पेक्टर खेकड़ा ने जिस दबंग चुड़ैल के बारे में बताया था वो यही है। मेरे पति मयंक बहुत ही सीधे साधे और मिलनसार थे। वो काम को भी बहुत अच्छे तरीके से देखते थे, इसलिए मेरे ससुर ने मरने से पहले सारे कारोबार की देखभाल के लिए मयंक को अपना वारिस बना दिया। ये बात उस दिन से पवन भैया के मन में खटक रही थी और फिर एक दिन उन्होंने मयंक को मरवा दिया और सब कुछ खुद ही संभालने लगे। लेकिन हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। हम कोर्ट में कैसे बताएं कि मयंक कहीं गया नहीं है, वो मरा नहीं है, उसे मारा गया है। मुझे और बेटी को घर से निकाल दिया, एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल समझ गई, तुम फिक्र मत करो। कोई कितनी भी सफाई से काम करे सबूत छोड़ ही जाता है। तुम आखिरी बार अपने पति से कब मिली? उस दिन सुबह, जिस दिन वो गायब हुए। मुझे कहकर गए थे कि मधु शाम तक मैं लौट आऊंगा, किसी काम से शहर जा रहा हूँ। क्या उसका कोई दोस्त शहर में था? नहीं, उनका कोई भी दोस्त शहर में नहीं रहता था। वो तो बड़े ही मिलनसार थे और गांव के ही लोगों को अपना दोस्त बनाया हुआ था। दबंग चुड़ैल उससे थोड़ी और पूछताछ करती है और उसके बाद वो जंगल वापस आ जाती है। मधु की कही हुई सारी बातों को वो कड़ी दर कड़ी जोड़ रही थी, पर औरों की तरह उसके हाथ भी कोई सबूत नहीं आ रहा था। अगले दिन सुबह ही दबंग चुड़ैल मधु के काम के सिलसिले में हर जगह पर जा रही थी जहां पर मयंक जाता था, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। फिर वो थक हार कर एक बड़े से बरगद के पेड़ पर बैठ जाती है। सचमुच में इंसानी दुनिया कितनी खराब है। पता है दुनिया से लेकर कुछ नहीं जाना, लेकिन फिर भी आपस में इतनी रंजिशें रखते हैं। और वो पवन और उसकी पत्नी, वो तो दोनों इतने तेज है कि पूछो ही मत। कितनी बार मैं रूप बदलकर उनके घर जा चुकी हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा। अगर यही हाल रहा तो कोर्ट में मधु के साथ इंसाफ नहीं होगा। क्या करूं क्या करूं? ओहो, ये पहला केस होगा जिसमें मेरी हार हो जाएगी। तभी दबंग चुड़ैल को एक भारी सी आवाज सुनाई देती है। मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं?
मुझे बताओ, अगर आसपास मेरे कोई भी घटना घटी हो तो वो मुझे हमेशा याद रहती है और मैं उसका जीता जागता सबूत होता हूँ। आवाज सुनकर दबंग चुड़ैल इधर उधर देखने लगती है। इधर उधर मत देखो, जिस पेड़ पर तुम बैठी हो मैं वही बात कर रहा हूँ। तुम्हारा दुख देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि तुम एक चुड़ैल होने के बावजूद भी लोगों के प्रति कितनी हमदर्दी रखती हो। ये तो कमाल ही हो गया, एक बोलने वाला पेड़। पर तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं होगा, क्योंकि जिस आदमी ने ये काम किया है वो बहुत ही तेज है और उसने अपने पीछे कोई सबूत छोड़ा ही नहीं है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो सबूत न छोड़ता हो। तुम मुझे बताओ, क्या परेशानी है? दबंग चुड़ैल मयंक की फोटो दिखाने के बाद पेड़ से पूछती है। अब कहो, है तुम्हारे पास कोई सबूत? तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो दबंग चुड़ैल। सबूत तो यही मेरे पास है। जिसकी फोटो तुमने दिखाई है वही यहीं इस मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, और वो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था। जिसकी फोटो तुमने दिखाई है लगता है उसका भाई ही था। उसे बड़ी बेरहमी से मार रहा था और जब वो मर गया तो उसे यही मिट्टी में दबाकर चला गया। आइला, कमाल हो गया। ये केस इतनी जल्दी सुलझ जाएगा मुझे तो यकीन ही नहीं था। चलो फिर मैं जल्दी से उसकी लाश निकाल देती हूँ। ये गलती मत करना दबंग चुड़ैल। अगर तुमने वो लाश निकाल ली तो कोई भी इस बात का यकीन नहीं करेगा। फिर पेड़ दबंग चुड़ैल के कान में कुछ कहता है। अगले दिन कोर्ट में जज साहब अपना फैसला सुनाने लगते हैं। तभी दबंग चुड़ैल वहां पर इंस्पेक्टर रूप में चली जाती है। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। जज साहब, आप अपना फैसला सुनाने से पहले जरा मेरे साथ एक जगह पर चलेंगे। आपको इस केस का पूरा सबूत वहीं पर मिल जाएगा। ये कोई फिल्मी दुनिया नहीं है, हकीकत की दुनिया है। फैसला तैयार है। लेकिन जज साहब, आपका फैसला किसी को इंसाफ नहीं दे रहा। एक बार आप वहां चले तो सही, आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दबंग चुड़ैल के बहुत कहने पर और इंस्पेक्टर खेकड़ा के कहने पर जज तैयार हो जाते हैं और फिर बहुत सारे लोगों के साथ इंस्पेक्टर खेकड़ा और दबंग चुड़ैल मधु उस बोलने वाले पेड़ के पास जाते हैं। पवन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो उस पेड़ के नीचे खड़ा था जहां उसने अपने भाई को मारकर दबाया था। यहाँ इस जंगल में पेड़ के नीचे क्या सबूत है? मुझे तो लगता है कि तुम लोगों ने मेरा टाइम खराब किया है। नहीं जज साहब, आपका टाइम खराब नहीं हुआ है। यहाँ आप किसी को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। एक पेड़ को बोलता हुआ देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। जज साहब, आपने तो सुना ही होगा, जब किसी सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता तो प्रकृति उसका जवाब देती है। मैंने खुद देखा था, यह आदमी यहाँ अपने भाई को मार रहा था और मरने के बाद उसने उसे यहीं पर दफना दिया। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो यहाँ पर खुदाई करवा कर देख लो। पेड़ के ऐसा बोलते ही पवन वहां से भागने लगता है। दबंग चुड़ैल उसे दबोच लेती है। क्या हुआ प्यारे? तुमने क्या सोचा था कि तुम इतनी दूर आकर अपने भाई को मार डालोगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? बोलने वाला पेड़ उस दिन की सारी घटना जज साहब को बता देता है। जज साहब के पूछने पर पवन भी हामी भर देता है और फिर वहां से मयंक की लाश को बाहर निकाला जाता है। इंस्पेक्टर खेकड़ा पवन को गिरफ्तार कर ले जाता है और सबके चले जाने के बाद मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं दबंग चुड़ैल। जब हर तरफ से उम्मीद खत्म हो चुकी थी, तुम किसी फरिश्ते की तरह आई। अब हमें इंसाफ मिल जाएगा। इसमें मेरा कोई करिश्मा नहीं है। इस बारी तो ये केस बोलने वाले पेड़ ने सॉल्व किया है। अगर ये सच्चाई नहीं बताता तो किसी को पता ही नहीं चलता। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने देखा मैंने बता दिया। दबंग चुड़ैल, तुम एक चुड़ैल होकर भी कितना अच्छा सोचती हो और लोगों की मदद करती हो। सच कह रही हो। आज तो मेरा भी दिल बहुत खुश है। मन कर रहा है एक जोरदार गाने पर एक अच्छा सा डांस कर लूं। फिर सोच क्या रही हो? चलो शुरू हो जाओ। फिर दबंग चुड़ैल गाना गाते हुए डांस करने लगती है। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। पेड़ भी दबंग चुड़ैल के साथ साथ झूमने लगता है और मधु उन दोनों को देखकर हंसने लगती है। भारत को आजाद हुए कई महीने हो गए थे। जहां पहले जेलों में क्रांतिकारी भरे रहते थे, अब वहां पर चोर उचक्कों को जगह मिल गई थी।
कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मर्डर किया हुआ था, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने धोखेबाजी से लोगों का धन हड़प लिया था, या कुछ लोग छोटे मोटे चोर थे। उन सब को एक जेल में डाला हुआ था। एक दिन नया जेलर जेल में आया और उसने बोला, मुझे मेरी जेल में पूरी तरह डिसिप्लिन चाहिए। एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, एक दूसरे को परेशान करना, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। सिपाहियों, कैदियों के ऊपर ध्यान रखो। मैं अपनी जेल में खेलते हुए कैदियों को ना देखूं। जनाब, ये लोग दिन में इतना परेशान नहीं करते जितना रात को करते हैं। सब लोगों ने आजकल बड़ा हंगामा मचा रखा है। कहते हैं कि हमें एक अंग्रेज भूत आकर परेशान करता है। अंग्रेज भूत? ये सब कुछ इनकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये लोग परेशान करने के लिए नियत से यह काम कर रहे होंगे। कोई भूत भूत नहीं है इस जेल में। तभी वहां पर खड़े हुए सभी कैदियों में से एक कैदी जो थोड़ा निडर था, वो जेलर को बोलता है, जेलर साहब, वो तो इस जेल में जरूर है, क्योंकि हम लोग झूठ नहीं कह रहे। हमने खुद देखा है। वो रात को यहाँ पर आकर कैदियों को परेशान करता है। भारत को छोड़े हुए अंग्रेजों को 6 महीने हो चुके। अब यहाँ पर उनके भूत तक भी नहीं फटक सकते। बस जो बात मैंने बोली है उस पर ध्यान दो। जेलर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि जेल में भूत है, और वो भी अंग्रेज का भूत। लेकिन वहां पर रहने वाले कैदी ही जानते थे कि वो रोजाना रात को कितना परेशान हो रहे थे। जैसे ही रात होती है, सारे कैदी हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते। उसी दिन रात को, अरे भैया, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। बार बार डर लग रहा है कहीं अंग्रेज भूत ना हो। अरे हमें आकर परेशान ना कर दे। अरे नए जेलर को लग रहा है जैसे हम लोग झूठ बोल रहे हैं। अरे भगवान करे आज रात अंग्रेज भूत उस जेलर की खबर ले ले भाई। कुछ लोग सो चुके थे, कुछ लोग डर के मारे आंखें बंद करके लेटे हुए थे। तभी डंडे की ठक ठक सुनाई देती है। एक कैदी के ऊपर से कंबल उतर जाता है। उस कैदी की कमर के पीछे तेज तेज से डंडे लगने लगते हैं। कैदी दर्द से छटपटा जाता है। तभी वो अंग्रेज भूत उस कैदी को खड़ा होने को बोलता है। मैंने देखा आज तुम लोग मेरी शिकायत लगा रहे थे। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तुम्हारे जैसे लोगों ने मुझे मार डाला, जबकि मैं उन लोगों के कितने मदद किया करता था। अब मुझे किसी के ऊपर दया नहीं आती। जो भी तुम मेरे बारे में कुछ भी बोलेगा, मैं उसे मार डालेगा। मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी आपकी शिकायत जेलर से नहीं करूंगा। मैं तुम्हें किसी शिकायत करने के लायक छोड़ूंगा तो तुम शिकायत करोगे ना। बेवकूफ। तभी वो अंग्रेज भूत उस कैदी को उठाकर पटक देता है। दूसरा कैदी डर के मारे थर-थर कांप रहा था। शोर शराबा सुनकर वहां पर सिपाही आ जाते हैं, लेकिन उस अंग्रेज भूत को देखकर किसी की हिम्मत उस पर हाथ उठाने की नहीं हो रही थी। सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो आदमी जिसने जेलर को भूत के बारे में बोला था, भूत उसे मार चुका था। सुबह जब जेलर जेल में आया तो उसने उस कैदी की लाश को देखा। भूत ने उसे बहुत बुरी तरह पटक पटक कर मारा था, जिससे उसके शरीर की काफी हड्डियां टूट चुकी थीं। मुझे लगता है यहाँ पर कोई अपनी आप से रंजिश निकालने के लिए कैदियों को मार रहा है। सब लोग अंग्रेज भूत का नाम लगा रहे हैं। मैं मान ही नहीं सकता कि कोई भूत मेरी जेल में है। अरे पर जनाब, रात को हमने भी उस अंग्रेज भूत को देखा है, पर सारा वाकया मेरी आंखों के सामने हुआ है साहब। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, इसके बारे में तहकीकात की जाएगी। अभी तो फिलहाल एक कैदी जेल में आ रहा है जिसने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। तुम पहले जाकर उसको देखो और इसकी बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सारे कैदी गुस्से में थे, क्योंकि जेलर उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था और रात को उन्होंने अपने एक साथी को खो दिया था। सभी लोग अपने अपने काम खत्म करने के बाद दोपहर को आराम कर रहे थे कि तभी वहां सुबह का आया हुआ कैदी आता है।
उसे देखकर सब हैरान हो रहे थे। वो एक लंबा तगड़ा लंबे बालों वाला हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए चुपचाप आकर जेल के बीच में लगे पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ये नया कैदी है, इसका नाम ओम प्रकाश है। जैसा कि पुराने कैदी नए कैदियों के साथ में करते हैं, मैं ऐसी कोई भी वारदात अपने जेल में बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए शांति के साथ एक दूसरे का परिचय लेते हुए इसे भी जेल के नियम और कानून समझा दो। सिपाही के वहां से चले जाने के बाद कुछ कैदी उस नए कैदी को घेर लेते हैं। जेल में तुम्हारा स्वागत है, जरा बताओ तो सही, क्या क्राइम करके आए हो? भाई मैंने 4 लोगों का मर्डर किया है। तुम बताओ, तुम किसी का मर्डर करके आए हो या चोरी चकारी के केस में आए हो? सभी कैदी को घेरकर अलग अलग सवाल पूछ रहे थे कि तभी वो अपनी आंखें खोलता है। चुप! मैं यहाँ पर तुम लोगों के सवालों के जवाब देने नहीं आया। मैंने क्या किया है क्या नहीं किया ये मेरा अपना मामला है। अगर मुझे परेशान करने की कोशिश की तो तुम सबको यहाँ से एक एक करके गायब कर दूंगा। गायब कर दोगे? तुम क्या कोई जादूगर या तांत्रिक हो जो हमें गायब कर दोगे? नया कैदी गुस्से में लोगों की तरफ देखता है और उनमें से एक आदमी को हवा में उठाकर नीचे पटक देता है। ये देखकर बाकी के सब कैदी डर जाते हैं और उससे दूर हो जाते हैं। तभी वहां खड़ा हुआ एक सिपाही जो उसे ऐसा करता हुआ देख लेता है, उसके पास आकर बोलता है, भाई लगता है तुम कोई तंत्र मंत्र जानते हो। अगर ऐसा है तो तुम हमारी मदद क्यों नहीं करते? कैसी मदद? भाई देखो, हमारी जेल में एक अंग्रेज भूत है जिसको क्रांतिकारियों ने मार डाला था। अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी वो भूत यहीं पर डेरा डाले बैठा हुआ है और रोज रात किसी न किसी कैदी को परेशान करता है, और आज रात को उसने एक कैदी को भी मार डाला। तो ये सब जाकर तुम अपने जेलर से कहो, मुझे क्यों कह रहे हो? अरे भैया, जेलर साहब को हमारी किसी भी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो तो शाम को यहाँ से चले जाते, लेकिन रात भर उस अंग्रेज अफसर का भूत हम लोगों को बहुत परेशान करता है। वो आज भी इस जेल को अपनी जेल समझता है। ओम प्रकाश उसको सोचकर बोलने की कहता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। सब लोग खाना खाकर अपनी अपनी बैरक में लेटे थे। तभी सभी को डंडे के ठक ठक की आवाज सुनाई देती है और वो अंग्रेज भूत अंग्रेजी कपड़ों में वहां पर घूम रहा था। तभी वो उस नए कैदी की बैरक के आगे रुक जाता है और थम, लगता है तुम आज जेल में आए हो। मुझे मेरी जेल में डिसिप्लिन चाहिए, ओके? और अगर किसी ने भी झूठ चपाट खाने की कोशिश की तो तुम लोगों को मैं मार डालूंगा, समझा? ओम प्रकाश आंखें बंद करे अभी भी रुद्राक्ष की माला फेरे जा रहा था। उसने अंग्रेज भूत की बात नहीं सुनी। ये देखकर उस अंग्रेज भूत को गुस्सा आ गया। उसने जैसे ही अपना हाथ उसके गले पर डालने की कोशिश की, उस भूत को तेज का झटका लगा और वो दीवार से टकरा गया। इस बार वो गुस्से में खड़ा हुआ और वहां पर रखा हुआ पानी का घड़ा ओम प्रकाश के सर पर फेंक मारा। लेकिन ओम प्रकाश ने अपनी आंखें नहीं खोली। उस भूत ने उसे बड़ा परेशान करने की कोशिश की, लेकिन ओम प्रकाश टस से मस नहीं हुआ। तभी वहां खड़े हुए एक सिपाही को आइडिया आया और उसने जेलर को फोन करके बुला लिया था कि जेलर को भी यकीन हो जाए कि जेल में किसी अंग्रेज का भूत रात को परेशान करता है। थोड़ी देर बाद जेलर जेल में आता है और उस ओम प्रकाश के बैरक में अंग्रेज भूत को देखकर हैरान हो जाता है। मैं भी एक जेलर हूँ और तुम भी शायद एक जेलर रहे होंगे। अगर लड़ना है तो आकर मुझसे लड़ो। इन बेचारे कैदियों को क्यों परेशान कर रहे हो? जेलर के इस तरह ललकारने पर वो अफसर अंग्रेज भूत ओम प्रकाश के बैरक से बाहर आ जाता है और जेलर का गला पकड़ लेता है। अंग्रेज भूत, तुम तो एकदम बुज़दिल निकले। अगर मुकाबला करना ही है तो आमने सामने आकर करो, इस तरह धोखे से नहीं। अगर तुम जीते तो मैं ये जेल छोड़ दूंगा, और अगर मैं जीता तो तुम्हें ये जेल छोड़नी होगी। मुझे मंजूर है। सभी लोग जेल से बाहर आ चुके थे। सिपाही क्या, कैदी क्या, सब लोग उन दोनों का मुकाबला देखने के लिए वहां खड़े हो गए। एक तरफ वो अंग्रेज भूत था और दूसरी तरफ जेल का जेलर, और ओम प्रकाश वो नया कैदी
आंख बंद कर रुद्राक्ष की माला फेर रहा था। तभी भूत ने दोनों हाथों से पकड़कर जेलर को हवा में घुमाना शुरू कर दिया, फिर जोर से नीचे जमीन पर पटक दिया, जिससे जेलर को काफी चोट आई। जेलर हिम्मत से उठा और अंग्रेज भूत की तरफ लपका, लेकिन वो भूत के आर पार हो गया। जेलर समझ गया कि वो भूत को हाथ भी नहीं लगा सकता। उसने अपने आप अपनी मौत को आमंत्रित कर लिया है। भूत घूमता है और जेलर को उठाकर फिर से हवा में घुमाता है और पेड़ पर पटक देता है। जेलर को अपनी आंखों के आगे मरता हुआ देख कुछ कैदी ओम प्रकाश के पास जाते हैं। हम लोगों ने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं भैया, लेकिन फिर भी हम ये नहीं चाहेंगे कि एक अंग्रेज भूत हमारे एक भारतीय साथी को मार डाले। तुमने सुबह ही कहा था कि तुम गायब कर सकते हो। अगर तुम में इतनी ही शक्तियां हैं तो प्लीज प्लीज इस अंग्रेज अफसर को यहाँ से भगा दो। ये सब मैं बस एक ही शर्त पर करूंगा, अगर तुम्हारा जेलर मुझे इस जेल से छुटकारा दिला दे। यहाँ बड़ी घुटन हो रही है। मैं बड़े साहब की तरफ से तुम्हें वचन देता हूँ, अगर भूत को भगा देते हो तो मैं खुद जेलर साहब से कहकर तुम्हें आजाद करवा दूंगा। ओम प्रकाश जेलर की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो उस भूत के पास पहुंच जाता है। मुकाबला करना है तो मुझसे करो, उससे नहीं। वो तुम्हें छू तक नहीं सकता। तुम थे तो थे, मरने में तो और भी मजा आएगा। ये कहकर वो अंग्रेज भूत ओम प्रकाश के शरीर को अपने दोनों हाथों में उठा लेता है और जोर से दीवार पर पटक देता है। पर ये क्या, ओम प्रकाश बॉल की तरह उस दीवार से टकराता है और वापस उस भूत के ऊपर आकर गिर जाता है। भूत इस तरह के पलटवार के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तभी वो फुर्ती से खड़ा होता है और ओम प्रकाश की छाती पर अपना पैर रख देता है। ओम प्रकाश उसके पैर को पकड़ लेता है और फिर वो अपने एक हाथ को अपने माथे पर रखता है और फिर फूंक मारकर अंग्रेज के ऊपर छोड़ देता है। अंग्रेज को बड़ा तेज झटका लगता है और वो लुढ़कता हुआ दूर जाकर गिरता है। ओम प्रकाश एक झटके से खड़ा होता है और फिर वो अंग्रेज भूत को बालों से पकड़ता है और उसके मुंह पर मंत्र बोल बोल कर फूंक मारने लगता है। देखते ही देखते वो अंग्रेज अफसर बुरी तरह जलने लगता है और थोड़ी देर में वो जलकर भस्म हो जाता है। ये देखकर जेलर गहरी ठंडी सांस लेता है और ओम प्रकाश की पीठ थपथपाता है। तुम कितने भी बड़े तांत्रिक क्यों न हो, लेकिन तुमने अपराध तो किया है, इसलिए तुम्हें मैं जेल से बाहर जाने की इजाजत कभी नहीं दूंगा और कैदियों की तरह तुम्हें भी अपनी सजा काटने के बाद ही मुक्ति मिलेगी। ओम प्रकाश एक गहरी सांस लेता है और अपने बैरक में जाकर सो जाता है।